हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो होगी रीट लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और इसके लिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। इसमें आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे, जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके आधार पर होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। लेवल 1 कक्षा 1 से 5। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 1, जिसमें से आप एक को चुन सकते हैं। हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 2, जिसमें से आप एक चुन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी एंड पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी 30 प्रश्न और 30 ही नंबर। अगला विषय है मैथमेटिक्स का। 30 नंबर होंगे, 30 प्रश्न होंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का 30 प्रश्न और 30 नंबर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट का ही समय होगा। और 150 मिनट ही और 150 नंबर ही आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। चूँकि एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आप साथ के साथ जवाब देते चलिएगा दोस्तों। और हमें अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। अपने मार्क्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जो है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है? ये मानी जाती है पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझाना। तीनों ही जो है वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि रोस के अनुसार शैशवावस्था का काल है। तो रोस ने जो है दोस्तों बाल विकास की निम्न अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? शैशवकाल, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। तो दोस्तों रोस के अनुसार शैशवावस्था का काल है 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे शारीरिक विकास सिरे से पैरों की दिशा में होता है। यह तथ्य विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? ये स्पष्ट किया गया है मस्तिष्काभिमुखी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, आगे शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ये नहीं है दोस्तों नैतिकता का होना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए छठा प्रश्न कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। इसमें हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोनों ए और बी। ठीक है,
आगे, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 16 है। आपको बता दें कि मापन के लिए इन्होंने एक विशेष प्रश्नावली तैयार की जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्मुखी वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उल्लेख किया है? ये किया है जुंग ने। ठीक है दोस्तों। आगे है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। यह है इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे है 10वां प्रश्न कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ये नहीं है बुद्धि या ज्ञाक उत्पन्न होती है। ये सत्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? ये देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, ऑप्शन बी। आपको बता दें दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण है वो सर्वप्रथम होरास मैन ने 1845 ईस्वी में किया था, याद रखिए। ठीक है। आगे है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यह है सृजनशील बालकों की। आगे है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है उदाहरण देकर। ठीक है। आगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाई के निराकरण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित नहीं है? ये नहीं कि उन्हें कक्षा शिक्षण में सामान्य बालकों की तरह ही कार्य देना, ये उचित उपाय नहीं है, ऑप्शन सी। आगे, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविजन को तोड़ना कहा जाएगा। ये कहा जाएगा दोस्तों आक्रामकता यानी अग्रेशन, ऑप्शन बी। आगे देखिए कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? ये मेल खाता है परिश्रम बनाम हीनता के।
आगे है कि स्कीमा का मतलब है इसका अर्थ है लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशीय क्रियाएं। आगे देखिए दोस्तों, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यह होती है अभ्यस्तता। ठीक है दोस्तों, अभ्यस्तता यानी आदत। आदत होती क्या है कि जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे अभ्यस्तता या आदत कहा जाता है। ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे की सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है। यह है गेस्टाल्ट सिद्धांत के। आगे है कि कक्षा में कोई सांप आ जाता है तथा आगंतुक को इसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो सांप का होना न होना शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। यह अवधारणा किस अधिगम सिद्धांत की है। तो यह क्षेत्र सिद्धांत की। जो कूर्ट लेविन है दोस्तों, उन्होंने क्षेत्र सिद्धांत में इसे जीवन दायरा यानी लाइफ स्पेस नाम दिया है। ठीक है, आगे है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ये कही जाती है उद्दीपक। ठीक है, आगे एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना में शामिल नहीं है। ये शामिल नहीं है दोस्तों समूह परिचर्चा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। यह है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। एनसीएफ 2005 के सुझावों की अनुपालना में ही कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक की गई। इसके द्वारा बालकों के मूल्यांकन की परंपरागत तकनीकी को परिवर्तित कर व्यापकता एवं सतत मूल्यांकन पर बल दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये नहीं है मानक। निर्माणात्मक है, योगात्मक है, सीसीई है, लेकिन मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए। आगे देखिए, किसने कहा यदि प्रश्नों की रचना सावधानीपूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है।
ये कहा था वुडवर्थ ने। आपको बता दें दोस्तों कि वुडवर्थ प्रश्नावली विधि के जनक हैं और इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि कक्षा 1 में अध्ययनरत बालक के लिए हिंदी विषय में सीखने के प्रतिफल हो सकते हैं। हो सकते हैं सुनी हुई तथा अपने मन की बातों को अपने तरीके से व्यक्त करना, चित्र को ध्यान से देखकर उसके बारे में बातचीत करते हैं, सुनी हुई कविताएं, घटनाओं पर चर्चा करना। तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये नहीं है दोस्तों परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये उपयुक्त नहीं है समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है कि शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये किए गए हैं 45 घंटे। तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी की तरफ, जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी हो, लैंग्वेज 2 हिंदी हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों ये। तो देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश में प्रश्न चुनने हैं दोस्तों, उनके उत्तर। तो गद्यांश से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनकी एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवाची है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावना से उत्प्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। यह आपका गद्यांश है दोस्तों, इससे हमें उत्तर छांटने हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। तो यह है आलोचनात्मक। ठीक है, आगे गद्यांश में आए यथार्थ शब्द का अर्थ होगा यह है वास्तविकता। अगला गद्यांश में आए ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ऐतिहासिक जो है दोस्तों इतिहास प्लस इक से बना है, और प्रत्यय वो होता है जो शब्दांशों के पीछे लगते हैं। तो इसमें प्रत्यय होगा दोस्तों इक। ठीक है, आगे निम्न में से कौतूहल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 3 कौतूहल के पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है, वो हमें चुनना है। तो ये आश्चर्य है, ताज्जुब है, हैरत है, लेकिन सप्रहा नहीं है। सप्रहा होता है दोस्तों इच्छा या कामना। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा, ये पर्यायवाची कौतूहल का नहीं है। आगे देखिए कि रंगमंचेता, अभिनेता आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है। यह है ता। आगे है दोस्तों, देखिए गद्यांश में दे रखा है दोस्तों, इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प हमें चुनना है। तो गद्यांश है, बचपन में मेलों में जाने की अजीब उमंग थी, उत्साह था, साथ में देख रेख के लिए लोग जाते थे,
पर मन में यही होता था कि कब उनको झांसा देकर निकल जाएं और अपने हम उम्र साथियों के साथ स्वतंत्र विचरें। अपार सागर में उमंग की छोटी सी नाव लेकर खो जाने का भय हो और उस भय में भी एक न्योता हो कि खोकर देखें कि खोना कैसा होता है। ये दोस्तों गद्यांश है, इसको देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। तो देखिए प्रश्न देखिए 36वां कि बचपन में मेलों में जाने की अजीब उमंग थी, उत्साह था। यह वाक्य किस काल का है? यह है पूर्ण भूतकाल का, क्योंकि ये भूतकाल में जो है दोस्तों पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे एक भीड़ होती है ऐसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है, एक उमंग दूसरी के लिए एक प्रेरक होती है। यह वाक्य किस काल का है? यह है सामान्य वर्तमान काल का। आगे देखिए कि गद्यांश में आया जुलूस शब्द किस लिंग का है? यह पुल्लिंग। आगे देखिए कि गद्यांश में आए वादा शब्द का बहुवचन निम्न में से होगा। यह वादे। ठीक है दोस्तों, अगला है कि ऐसे भी जुलूस होते हैं जहां भीड़ भाड़ के आदमियों की होती है। गद्यांश में आए रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर अशुद्ध शब्द होगा। तो शुद्ध शब्द होगा दोस्तों इसमें औरतों। आदमियों पुल्लिंग है और औरतों स्त्रीलिंग है। आगे है कि जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। यह वाक्य है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य। यहाँ जैसे से आरंभ होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है, इसीलिए एक मिश्र वाक्य है ये। आगे देखिए जितना समय सत्संगति में व्यतीत होगा उतना लाभ रहेगा। यह वो वाक्य है। तो यहाँ जितना से आरंभ होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। आगे है कि जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों वो क्रियापद बंध है। आगे जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? यह गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि सुनो क्या तुमने ये खबर सुनी, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? तो ये नहीं हुआ है दोस्तों अर्धविराम का। कहीं पर भी आपको अर्धविराम यानी कि इस प्रकार का चिन्ह नहीं दिखा। पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, ये हुआ। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ रखा, ये हुआ। और विषमादि बोधक का प्रयोग ये रहा दोस्तों।
लेकिन अर्धविराम का चिन्ह यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं सुनना और बोलना। ठीक है, अगला प्रश्न है मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। तो ये विधि है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि में मातृभाषा को ध्यान में रखकर सिखाई जाने वाली द्वितीय भाषा की पुस्तक लिखी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है। यह नहीं करता है प्राचार्य का। ठीक है, छात्राध्यापक जो है वो अनुकरण विधि में छात्र शिक्षक व पर्यवेक्षक की भूमिका में हो सकता है, न कि प्राचार्य की। आगे प्रश्न है भाषा शिक्षण के किस उपागम में छात्रों की रुचि आदि का ध्यान रखा जाता है। ये रखा जाता है प्रकरण उपागम में। अगला प्रश्न देखिए कि भाषाई दक्षता के विकास में सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में से कौन सी नहीं है। ये नहीं है परिचय। ठीक है, अनुकरण जिज्ञासा व्यास आदि प्रवृत्तियां हैं लेकिन परिचय नहीं है। आगे प्रश्न देखिए लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ये नहीं है विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना। ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वे खालिस्तान से ग्रसित होते हैं। ये है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। वे लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं जिनको लिखने में कठिनाई होती है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री शिक्षण में अधिक उपयोगी है। तो यह है वस्तु पशु पक्षी आदि के चित्र। वस्तु पशु पक्षी आदि के चित्र बालकों को भाषा सीखने में ज्ञात से ज्ञात की अवधारणा पर आधारित होते हैं दोस्तों। आगे पाठ्यपुस्तकों के बाह्य गुणों में से निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नहीं पड़ता है कला विहीनता का। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे सस्ता व आसानी से सुलभ साधन है। तो ये दोस्तों रेडियो।
ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन होता है। योग्यता प्रत्यास्मरण योग्यता का। आगे विषय वस्तु के अनुसार अंक विभाजन में क्या लिख किया जाता है। तो इसमें विषय वस्तु को इकाइयों में विभाजित कर अलग अलग अंकों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे एक शब्द में उत्तर देने योग्य है। सरल प्रत्यास्मरण प्रश्नों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रकार। आगे है इस तत्व मूल्यांकन का आधार होगा। ये होगा मौखिक कार्य, अवलोकन कार्य और क्रियात्मक कार्य, तीनों होंगे तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। आगे है कि उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे छात्र की विषयगत कमजोरियां दूर होती हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, ये थे दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न। अब आते हैं लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्शन दे रखी क्वेश्चन नंबर 61 से 65 है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चनों के जवाब दीजिए। तो पैसेज दे रखा है कि हमें ए मैन फाउंड ए cocoon of a butterfly. One day small opening appeared. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. तो हमें पैसेज दे रखा है दोस्तों, इससे आंसर हमें चुनने होंगे। तो प्रश्न देखिए 61वां। द राइटर्स मैसेज इन हिज हर ऐसे इज अबाउट। लेखक का संदेश क्या है। यह है नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ। संघर्षों का जरूरत होती है अपने जीवन में, अपने जीवन जीने के लिए। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे प्रश्न, द ऐसे इज ब्लैंक इन फॉर्म। जो ऐसे है वो किस प्रकार की फॉर्म में है। यह है डिस्कर्सिव, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं दोस्तों कि मैन नोटिस दैट द। एक मैन आदमी ने नोटिस किया कि बटरफ्लाई वाज एमर्जिंग, कि जो तितली है वो बड़ी हो रही है। ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है कि द मैन फर्स्ट इंस्टिक्ट वॉज। आदमी का प्रथम इंस्टिक्ट क्या था। जो उसका प्रथम कार्य करने की उसने सोची, वो सोची थी कि हेल्प द बटरफ्लाई, कि वह तितली की मदद करे। आगे है कि द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई।
तो यह है अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट। जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है किसी भी तितली के लिए अपने पंखों को फैलाने के लिए, वो होती है उसको फैलाए और उड़े, यानी अनफोल्ड करे, यानी कि जो फोल्ड हुए थे उनको अनफोल्ड कर दे, यानी कि उनको बिछा दे और फैला दे। तो ये तितली के उड़ने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट। आगे है, पैसेज दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोएम को हमें ध्यान से पढ़ना है, कविता को, और प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए पोएम देखिए। I build walls. I build walls, walls that project, walls that shield, walls that say I shall not yield or reveal who I am or how I feel. I build walls, walls that hide. ये हमारी पोएम है दोस्तों। इसको देख के मैं बताने हैं प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न देखिए 66वां, कि द पोइट यूजेज वॉल एज ए, कवि ने वॉल का प्रयोग किस प्रकार से किया है। ये किया है मेटाफोर यानी रूपक के रूप में। ठीक है। आगे, वैन वॉल्स एक्ट एज ए प्रोटेक्शन, दे, जो दीवारें हैं वो एक सुरक्षात्मक रूप से कार्य करती हैं। वे जो हैं वे डू नॉट रिवील व्हाट इज इनसाइड, वो छुपाए रखती हैं, रिवील नहीं करती हैं, उजागर नहीं करती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। आगे है कि द एक्सप्रेशन साइलेंट लाइज इन द सेकंड स्टैंडा इम्प्लाइज दैट, जो भाव दे रखा है साइलेंट लाइज यानी झूठी, मौन, इन द सेकंड स्टैंडा इम्प्लाइज दैट, सेकंड स्टैंडे में ये निर्देशित करता है कि वॉल्स मेक वन हाइड वंस ट्रू फीलिंग्स, जो दीवारें हैं वो छुपाती हैं किसी की सच्ची भावनाओं को। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा साइलेंट लाइज। अगला है, वाई इज इट नॉट ए गुड आइडिया टू हैव दीज वॉल्स, इन दीवारों को पाना एक अच्छा विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे एक्ट एज ए प्रिजन एंड कीप लव्ड वंस अवे, क्योंकि एक जेल की तरह हैं और अपनों को जो है एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि वॉल्स बिल्ड टू प्रोटेक्ट अस अल्टीमेटली टर्न इनटू ए प्रिजन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो दीवारें हैं वो एक जेल की तरह हैं, तो किस प्रकार का एक उदाहरण है। यह है पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। ऑप्शन बी, जो दीवारें होती हैं वो हमारा बचाव तो करती हैं लेकिन ये जेल की तरह होती हैं, तो एक दूसरे की विरोधाभासी बातें हैं दोनों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा पैराडॉक्स। आगे है, इन ए लिसनिंग स्पीकिंग असेसमेंट एक्टिविटी इंडिकेट हाउ यू विल असेस द फॉलोइंग एक्सचेंज, दे रखा है, मैं टीचर हैव यू मैच्ड एनी इंग्लिश फिल्म लेटली, टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। स्टूडेंट 1 कहता है कि ऑफ कोर्स स्पेशली एनिमल्स एनिमेशंस। स्टूडेंट 2 कहता है मी टू आई लाइक दैम लॉट। तो इन दोनों बातों में क्या होगा, तो इसमें जो स्टूडेंट पहले वाला है वो इनकरेक्ट कर रहा है रिस्पॉन्स, यानी गलत दे रहा है, दूसरा भी गलत दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा स्टूडेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स।
ठीक है, जो पूछा गया था उनके जवाब नहीं दिए हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे, आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। स्टोरी टेलिंग सेशन में उसके बाद जो अधिगम करता है उसको पूछा जाता है कि जो स्टोरी है, वो कहानी है, उसके अंत को बदल दिया जाए। तो इसमें अधिगम कर्ता को किस में सहायता मिलेगी कि वह बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, कि वह कल्पनाशील और सृजनशील हो जाए। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे, व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड ए टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड। जब जो छोटे बच्चे अधिगम करता होते हैं उनको पूछा जाता है पढ़ने के लिए आराम आराम से, तो उनको सूचित किया जाना चाहिए कि क्या करने के लिए, कि वे टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, कि वे जो नए शब्द आते हैं उनके अर्थ छांटे और कंप्रिहेंशन को पढ़े। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। जो लैंग्वेज कौशल होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं, उनको अच्छे तरह से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है? इफ़ दे आर टोट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, जब वो संश्लेषित तरीके से सिखाए जाएं, एक दूसरे से जोड़ के सिखाए जाएं, तो भाषाई कौशलों को सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है कि पिक्चर कंप्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चरों द्वारा यानी चित्रों द्वारा सिखाना प्रभावित करता है किसको? लिटरेरी स्किल को, यानी साहित्य क्षमता को। ऑप्शन ए दोस्तों। आगे देखिए, ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंप्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस। ए गुड टेस्ट जो होता है पढ़ने के लिए, उसमें क्वेश्चन होने चाहिए किस प्रकार के? जिसमें दैट टेस्ट इंटरफ्रेंस इंटरप्रिटेशन एंड एवल्यूशन बिसाइड्स कंप्रिहेंशन, जिसमें इन्फ्रेंस हो, व्याख्या हो, एवल्यूएशन मूल्यांकन हो, बिसाइड्स कंप्रिहेंशन कंप्रिहेंशन के अलावा। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों। चतुर्वा, इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and getting answers from her learners, a teacher gives some short tests and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to, क्वेश्चन पूछने के बजाय आंसर प्राप्त करना अधिगमकर्ता से। तो एक जो अध्यापक है वो देता है सम शॉर्ट टेक्स्ट बच्चों को एंड पूछता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसमें जो अध्यापक है वो एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वो अध्यापक बच्चों की विश्लेषणात्मकता, गुणात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाह रहा है। इसीलिए अध्यापक ये कार्य कर रहा है कि उनको क्वेश्चन देता है, एक कंप्रिहेंशन देता है और उसमें से बताता है कि इसमें से आप क्वेश्चन छांटिए, यानी कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे, आफ्टर रीडिंग ए पोएम, एक कविता को पढ़ने के बाद, ए टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। जो अध्यापक है वो अधिगमकर्ता को ग्रुप वर्क में शामिल कर लेता है। वन ग्रुप राइट्स द समरी, एक ग्रुप जो है सारणी लिखता है पोएम कविता की। अनदर ड्रोज ए पिक्चर, दूसरा जो है
चित्रों को चित्रित करता है, टू डिपिक्ट द मेन थीम को उजागर करने के लिए, एंड येट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक, और जो तीसरा है वो क्या करता है, पोएम को संगीतमय बनाने की कोशिश करता है। दिस एक्टिविटी, ये प्रक्रिया होगी। योगी क्रिएट्स कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट्स, ये जो है अपनी अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार बच्चों में कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता होगी, ये प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे रिमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ, जो रिमेडियल टीचिंग है उस पार्ट होती है किसका, एक भाग होती है, ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, समेटिव असेसमेंट का और क्लास टेस्ट, तीनों का होती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी बो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 80वां प्रश्न, कि वाइल इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करते समय, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज फॉर ए रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो विद्यार्थी है वो जवाब देता है रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए, मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर एरर, जो नंबर हैं वो काटे जा सकते हैं किस कमी के लिए, तो ये काटे जा सकते हैं कंटेंट के लिए। जब बच्चा कंटेंट जो प्रश्न पूछा गया है वह नहीं लिखेगा, उससे संबंधित नहीं लिखेगा, तो नंबर काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए वर्ड एंड इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सी इसमें करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं है वह बतानी है। दीज की ये दे रखी है, साउंड की, साउल की, स्ट्रॉन्ग की। तो दोस्तों इसमें दीज की ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही है, साउंड की भी सही है और साउल की भी सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की नहीं है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो करेक्ट नहीं है, जो है वो नहीं है, ऑप्शन डी की। और तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला इसमें बताइए किसकी सही नहीं है, शो वीडियो व्यू वोमेन। तो दोस्तों स्ट्रो की सही है, वीडियो की सही है, व्यू की सही, लेकिन वोमेन की सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे वर्ल्ड वोटर वोटिंग यूजुअल, तो इसमें से किसकी ट्रांसक्रिप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें वोटर की सही है, वोटिंग की सही है, यूजुअल की सही है, लेकिन वर्ल्ड की ट्रांसक्रिप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द सोनेट अमोरिटी, अमोरिटी सोनेट के कवि कौन है। ये स्पेंसर। ठीक है, आगे द ड्रामा ओडिपस द किंग इज रिटन बाय, ओडिपस द किंग ड्रामा जो है किसके द्वारा रचित है, यह सोफेकल्स के, ऑप्शन बी। आगे है कि व्हेन वर मैनी ऑफ द प्लेज रिटन इन वर्स, तो ये लिखे गए थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन है। आगे प्रश्न है, हमें बताना है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। शी सेड दैट सी ब्लैंक द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट द सी कुड प्ले सीरियस फिल्म रोल, तो इसमें वर्ब बतानी कौन सी सही प्रयोग की जा सकती है। तो इसमें वर्ब होगी वेलकम्ड, ऑप्शन बी।
शी सेड दैट शी वेलकम्ड द अपॉर्चुनिटी टू सो दैट शी कुड प्ले ए सीरियस फिल्म रोल। आगे है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरीज वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल एक्जुलरी हमें सही चुननी है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे ब्लैंक वी लीव नाउ। तो इसमें आएगा दोस्तों मे। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे मे वी लीव नाउ। मे का प्रयोग जो है अनौपचारिक विनती यानी इनफॉर्मल और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, अतः वाक्य में मे का प्रयोग सही है। आगे देखिए, ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज द मिल्ड अबोर्ड। इसमें किस प्रकार का अलंकार है? ये है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, ऑप्शन डी। आगे है ही इज आइडली बिजी नाउ ए डेज। इसमें किस प्रकार का अलंकार है दोस्तों? क्या वो ओनोमेटोपिया है, ऑक्सीमोरोन है, सिमिलिया मेटाफोर है? तो ये है दोस्तों ओनोमोटोपिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। तो ये थे दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब आते हैं गणित के प्रश्नों पर। देखिए पहला, जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य ने गणित की प्रशंसा की है। तो एक ये दोस्तों गणित सार संग्रह में, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम प्रधानमंत्री स्वराज रोजगार योजना के अंतर्गत मानपुर गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो भाग ही करना है हमें दोस्तों। 35,755.20 ये हमारे पास पैसे आ गए दोस्तों, पूरे के पूरे रुपये और पैसे। और इस 13 से भाग करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2750.40। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, 2750 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो प्रत्येक महिला को स्वीकृत राशि है 2750 रुपये 40 पैसे। आसान सा था। आगे गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त नीति है। यह है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की विकल्पना करना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों 30+30+30 × 30 / 100। इससे हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? ये होता है x+y+x(y)/100। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसमें एक्स वाई दोनों सेम होंगे क्योंकि वर्ग जो है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं आपका जवाब आ जाएगा, आपका जवाब होगा 69%, ऑप्शन डी। तो इस तरह क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी 69%। आगे है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को जांचने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन नीतियां हैं। तो यह है जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता।
ठीक है। आगे 10 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो दोस्तों प्रत्येक संख्या के साथ जो गणितीय संक्रिया की जाती है वही औसत के साथ रहेगी। अतः प्रत्येक संख्या में से भाग देने पर नया औसत जो होगा, मान लीजिए इसका माध्य 25 है तो 25/2 इसका जवाब होगा दोस्तों, यानी कि 12.5, ऑप्शन डी। तो उसका माध्य भी कितना होगा? 12.5। ठीक है, आसान सा था। आगे कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? ये नहीं है माप। और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्यीकरण, क्रम परिवर्तन, मानसिक चित्रण। आगे है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 7 गुना क्या है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो सबसे पहले देखेंगे 15,201 में 5 का स्थानीय मान है 5,000 और 2659 में 6 का स्थानीय मान है 600। ठीक है, तो दी गई समीकरण अनुसार हम क्या करेंगे, 5,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 7x। मान लिया हमने वो रिक्त स्थान वाली संख्या है x, तो इससे सीधा सा हमें मान निकालना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5600/7। हमारा जवाब आएगा 800 दोस्तों। तो वह संख्या क्या है, ऑप्शन सी 800। ठीक है, आगे है 25 - 5 इंटू 2 + 3 इंटू 2 - 2 इंटू 5 - 3 + 5 - 10 ब्रैकेट बंद दोस्तों, भाग 4 का मान है। तो दोस्तों इसका में हमें विबोध मास का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है इसको खोलते हैं, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, फिर विबोध मास का फॉर्मूला लगता है दोस्तों। तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, किसका करेंगे, ये करेंगे दोस्तों हम 25 - 5 2 + 3 2 2, ये 5 में से 3 गया, 2 बच गया दोस्तों। ठीक है, और +5 ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 - 4 + 5 ब्रैकेट बंद -10/4। ये आ गया दोस्तों हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे है 25 - 5, अब ब्रैकेट खुलेगी ये दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू 2 + 3, यह आ गया 3 -10 ब्रैकेट बंद भाग 4। ठीक है, तो 25 - 5 गुना 1/4, तो 25 - 1.25 इज इक्वल टू हो जाएगा 23.75 दोस्तों। हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 23.75 हमारा जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे गणित शिक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं। ये होते हैं बौद्धिक मूल्य, अनुशासिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, तीनों प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त भी। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। आगे एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने का, त्रुटि बटा वास्तविक बार गुना 100। तो त्रुटि कितने की हुई हम निकाल लेंगे, 1000 टोटल था यानी किलोग्राम, और उसने 900 ग्राम तोला, तो बटा 900 गुना 100। तो इस क्या हो गया हमारे पास,
ये आ गया 100 गुना 100 बटा 900। ठीक है, तो हमारे पास बचा 100 बटा 9, तो सॉल्यूशन आएगा 11 से 1 बटा 9%, ऑप्शन बी दोस्तों। तो उसका लाभ प्रतिशत है 11 से ही 1 बटा 9%। सीधा सा फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत, त्रुटि बटा वास्तविक मान गुना 100। ठीक है, आगे है आधुनिक सांख्यिकी के जनक किन्हें माना जाता है। यह माना जाता है सर जॉन ग्राउंड को। ठीक है, आगे यदि 12 आदमी एक तालाब को 8 दिन में खोद सकते हैं तो 6 दिन में कितने आदमी खोदेंगे। तो 8 दिन में तालाब को खोदने के लिए आवश्यक आदमी होंगे दोस्तों, ये होंगे 12। एक दिन में कितने होंगे, 12 गुना 8 होंगे। और 6 दिन में कितने होंगे, 12 गुना 8 बटा 6 होंगे। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 16 आदमी हमारे पास होंगे। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, 16 आदमी। ठीक है, आगे है गणित में समस्या समाधान का तरीका नहीं है। ये नहीं है रटना। ठीक है, आगे देखिए कि कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक दान ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। तो मैं दे क्या रखा है दोस्तों, मूलधन दे रखा है 72 रुपये, मिश्र धन 81 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 माइनस 72 इज इक्वल टू 9। 9 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। तो दर कितनी दे रखी है, 6 से 1/4%, यानी कि 25/4% हमारे पास रेट आ गई। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सा, SI इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और उससे हमें समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समय निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुणा रेट यानी दर। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है। तो साधारण ब्याज कितना है, 9 है, गुना 100 बटा मूलधन कितना है, 72 है, और रेट कितनी है, 25/4 है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, हमारा समय आएगा 2 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो है 72 रुपये का मिश्रधन 81 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ये कहलाती हैं संगामी रेखाएं, ऑप्शन बी संगामी रेखाएं। इंग्लिश में कनकरेंट लाइंस कहते हैं दोस्तों इनको। आगे 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 संख्याओं का औसत दोस्तों दे रखा है 38। तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुना 38, ये आ गया हमारे पास 1900। ठीक है, तो 48 संख्याओं का योग क्या होगा, ये होगा 1900। यानी टोटल में से क्या घटाएंगे, जो हमें काटने के लिए दे रखी है, यानी में से 45 और 55 छोड़ दी, 45 माइनस 55 ये छोड़ दी, तो कितना बचा हमारे पास 1800। और संख्याएं टोटल कितनी बची, अब 48 होंगी, टोटल हो गया 1800। तो इसमें से हमें औसत निकालना है, 1800 बटा 48 कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 37.5। तो औसत होगा 37.5, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो शेष संख्याओं का औसत होगा 37.5। ठीक है, आगे बिन अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 7/15 अधिक है।
वह बिन क्या है? तो मान लिया हमने वो बिन x है दोस्तों, मान लिया x है, दे क्या रखा हमें, वो बिन जो है वो 1/2 से कि 2 गुने से 7/15 दिखा है, तो 2 गुना इसका क्या हुआ व्युत्क्रम का 2/x हुआ, इज इक्वल टू 7/15 दिखा तो बटा 7/15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया x² - 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 7/15। यहाँ से मैक्स की वैल्यू निकाल लेनी है दोस्तों। हमारा समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा 15x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन गया। यहाँ से मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी एक्स की वैल्यू जो आएगी दोस्तों अंत में आएगी 5/3 और -6/5। तो माइनस का तो होता ही नहीं दोस्तों बिन, तो हमारा जवाब होगा 5/3। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आपको सिर्फ ये समीकरण सोल्व कर लेना है। 15x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स का मान होगा आपका 5/3, ऑप्शन बी दोस्तों। तो वो बिन है 5/3। आगे है कि पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। जो होता है अनुपात और समानुपात, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो दोस्तों 15 दिनों में मिनटों की संख्या क्या होगी, 15 दिन है उसमें 24 एक दिन में घंटे होते हैं। ठीक है, गुना 60 मिनट हो गई, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 21,600। तो फिर हम ऑप्शन से निकालेंगे दोस्तों इसको। तो विकल्प ए से हम क्या देखेंगे, 8 घंटों में कितनी सेकंडें होंगी, 8 घंटे मिनटों में बदलेंगे 60 गुना 60 सेकंडों में बदलेंगे, तो हमारा जवाब आएगा 20,800। नहीं बराबर आ रहा है दोस्तों, तो ये कथन ऑप्शन जो है गलत है, बी है। बी है 4 है, 4 गुना 60 गुना 60 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 14,400। ये भी दोस्तों 21,600 के बराबर नहीं है। सी है 5 गुना 60 गुना 60, ये होगा दोस्तों हमारे पास 10,800, ये भी बराबर नहीं है। तो डी बचा दोस्तों 6 गुना 60 गुना 60, ये हमारे पास आया है 21,600, ये बराबर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 6 घंटों के। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर होगी 6 घंटों में सेकंडों की संख्या के, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, आगे चुम्बन 36 सेट का लघुत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम सावर्तक होगा दोस्तों 2 गुना की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। ठीक है, लघुत्तम सावर्तक आएगा दोस्तों इनका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो यानी कि 2 की पावर 2 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, यह आ गई लघुत्तम सावर्तक, ऑप्शन सी। आगे है कि बीजगणित से सर्वप्रथम संसार को परिचित कराने वाले गणितज्ञ थे। ये थे हल ख्वारिज़मी, ऑप्शन डी। आगे है कि दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। तो ये है दोस्तों 1 8 और 2 और 7, ये है दोस्तों एकांतर कोण। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 1 8 तथा 2 7। ठीक है, आगे एक मेज तथा एक कुर्सी का मूल्य 430 रुपये है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज का मूल्य कितना है। तो दोस्तों माना कि मेज का मूल्य है x रुपये, मान लिया
और कुर्सी का मूल्य मान लिया हमने ₹y। तो टोटल हमें दे रखा है टोटल 430 रुपये, यानी एक्स प्लस वाई का मान जो है वो है 430। यहाँ से आ गई हमारे पास समीकरण 1। और दूसरी बार में क्या दे रखा है, यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है, यानी जो मेज का मूल्य है वो है y प्लस वाई के 15% से अधिक। तो दूसरी ये हमारे पास आ गई दोस्तों समीकरण। एक और दो समीकरण आ गई, इसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा ऑप्शन 230। तो हमारे पास क्या आ गया, मेज का मूल्य होगा 230 रुपये, ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सिर्फ हल करना है, जवाब आ जाएगा दोस्तों। आगे, निम्न वस्तुओं में कौन सी समतल है? यह कागज। आगे देखिए कि विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जो निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। सांख्यिकी में इस प्रकार से आंकड़ों का प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो जो ये दोस्तों ये आपको वर्ग दिख रहा है, इस प्रकार के आंकड़ों के प्रदर्शन को कहते हैं पाई चित्र, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो कोण हमने माना दोस्तों x डिग्री, तो x का पूरक कोण क्या हुआ, वो हुआ दोस्तों 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो वो 2 गुना है, मतलब ये जो है वो 2 गुना है, x इज इक्वल टू ये 2 गुना है, तो 2 गुना कर देंगे, 2 माइनस 2 इंटू 90 माइनस x डिग्री, तो इस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण हमारे पास आ गया 60 डिग्री, तो x का पूरक कोण क्या हुआ, ये होगा 90 माइनस 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री दोस्तों। हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन 20 का जवाब, ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक है, तो x का पूरक कोण हुआ 30 डिग्री। आगे है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्रत्येक राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? तो लिख करके देख लेते हैं। जो 3957 है वो जोड़ा गया है 5349 में और घटाया गया है 7062। तो इसमें आएगा दोस्तों, ये हो गया 9306 माइनस 7062, जो बचेगा दोस्तों वो बचेगा आपका 2244। तो किससे विभाज्य नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी से, 7 से। तो परिणामी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह वाक्य गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह सांस्कृतिक मूल्य से। आगे है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या है? तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, आयताकार परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों आयत के परिमाप का। तो हमें दे रखा है कि 2 इंटू लंबाई, चौड़ाई हमें दे रखी है 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर कर लेंगे बराबर। यहाँ से हम लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई आ जाएगी हमारे पास 300 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, आसान सा था।
इसकी लंबाई होगी 300 मीटर। ये थे दोस्तों आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न कि राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य खालिस्तान प्रकार का है। तो ये है टाई एवं डाई प्रकार का, ऑप्शन है। आगे है कि पर्वतारोही निवेदिता चौधरी का जन्म स्थान है। यह है दोस्तों राजस्थान। निवेदिता चौधरी का जन्म मुकुंदगढ़ झुंझुनू राजस्थान में हुआ। इन्होंने 26 साल की उम्र में वर्ष 2011 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की दोस्तों। आगे है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बातें समाविष्ट हैं। तो देखिए यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तत्कालीन घटनाएं और समाज संबंधी अध्ययन करता है, ये भी बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर संस्कृति का अध्ययन करता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तीनों ही बातें सत्य हैं। तो हमें बताना कि उपरोक्त कथनों के अनुसार सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तीनों ही सही है तो 1 2 3 इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे राजस्थान की संभाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो ये है दोस्तों जोधपुर का। कितना है? यह है दोस्तों 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए ये उपभोक्ता शोषण का कारण है। ये है वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना, वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। तो तीनों ही बातें उपभोक्ता शोषण के कारण है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, ये जो दे रखा है आपको यहाँ पर, आप देख सकते हैं सबसे पहले चौड़ी सड़क थी, उसके बाद संकरी होती गई और ये पुलिया का निशान है दोस्तों। तो संकरी पुलिया ये निशान है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ये यातायात संकेत है संकरी पुलिया का, ऑप्शन डी। आगे है कि जनगण मन के को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने कब प्रदान की थी। ये की थी 24 जनवरी 1950 को। आगे है विद्यार्थियों और शिक्षक के मध्य पाठ्य विषय वस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं। ये कहते हैं चर्चा, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे निम्न में से किसमें डाटा का संचरण प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। ये होता है प्रकाशित तंतु में। अगला प्रश्न देखिए कि आटे को पानी में गाढ़ा पकाकर बनाया गया नमकीन व्यंजन जो घी के साथ खाया जाता है को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं खींच, या इसे खींचले भी कहते हैं दोस्तों, खींच या खींचले। आगे है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आगे है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये दोस्तों खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपेस सिनेरिया है, ये भी याद रखिए। और 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। आगे है कि बावल देवी बावड़ी कहाँ स्थित है? यह सेठ जी का चौक बूंदी में। आगे, राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई है? यह की गई है विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसका भवन जो है दोस्तों जयपुर में है। आगे, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर न्यूनतम पूछ लेते तो होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ऑप्शन सी दोस्तों। आगे है, प्रश्न देखिए कि माउंट मैकिनले किस देश में अवस्थित है? यह है उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले को 50 वर्ष की उम्र में फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है दोस्तों। आगे, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? ये होती दोस्तों 4 जुलाई को। आपको बता दें, पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है दोस्तों। इन परिघटनाओं को क्रमशः अपसौर एवं उपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे है कि ऊंट चढ़िया ने कुत्तो खाए, कहावत का अर्थ है? इसका अर्थ है अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद कोई अनहोनी बात हो जाए। आगे प्रश्न देखिए कि अधिगम के किस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य करके सीखना है? यह क्रियाशीलता का सिद्धांत। आगे प्रश्न, गागरोन जल दुर्ग कहाँ है? तो यह कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन जल दुर्ग है। झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग कालीसिंध व आहू नदी के संगम पर बना है दोस्तों। यह दुर्ग संत पीपा व संत मिट्ठे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण
विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला, ये एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना है, ये भी सही है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है, ये भी सही है। तीनों ही सही हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा समस्त वर्णित कथन। ठीक है। आगे, राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान की स्थिति को प्रारंभ हुआ। ये हुआ था 27 जनवरी 2016 को। आगे है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वे दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे अधिगम वर्दी में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों। आगे, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 26 अगस्त 1994 को। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरस के कारण से। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि रामानाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ये है जोधपुर शैली से। आगे प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह है बांसवाड़ा में। आगे प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि का प्रकार है? यह जीविकोपार्जी कृषि। 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व का प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार किस देश में खोला गया? तो विश्व का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार इंग्लैंड के लंकाशायर में रॉबर्ट ओवन द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो जी दोस्तों, आपका रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दे रखी है दोस्तों, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस पूरी की पूरी वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।